Good morning. I come from a city which is known as Anand. Operation Flood, it is known for that great movement. And right from there, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक किताब की शुरुआत की थी which is known as this Ignited Minds. He dedicates this book to a student of आनंदलया स्कूल, जिसने उनसे ये कहा था कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी क्या है। बहुत सारे आंसर्स निकले और फिर एक जवाब आया कि शायद पॉवर्टी जो है वही हमारे सबसे बड़ी एनिमी है। कल रात से आई हैव बीन रीडिंग दिस ग्रेट बुक कॉल्ड इग्नाइटेड माइंड्स। 18 साल पहले अब्दुल कलाम जी ने इसकी नींव रखी थी एंड इट टॉक्स अबाउट सम ग्रेट थिंग्स related to the modern India, the educated India. And today कैलिडियोस्कोप के ज़रिए जब हम काफ़ी सारे स्कूल्स में गए और हमने सिर्फ एक हैप्पी टीचर्स डे मनाने के लिए अभियान छेड़ा, एट दैट टाइम केम अ चैलेंज फॉर कैलिडियोस्कोप टू अंडरस्टैंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ माई आवर व्यूअर्स। आई एम शुभजीत सेन। मेरे साथ बैठे हैं हमारे एडिटिंग चीफ, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हार्दिक पंचोली जी। गुड मॉर्निंग हार्दिक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह विचार है सर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि भारत की जो क्षमता और न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज की एक विकास और राष्ट्रीय की विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंचना प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक और न्याय समानता, वैज्ञानिक और उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की सतत प्रगति के कार्य में युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाना, सार्वभौमिक उच्चतर शिक्षा एवं माध्यम से देश को एक समृद्धि, प्रतिभा और संसाधनों का एक सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि आने वाले दिनों में भारत एक दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्ता वाला शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर भारत एक भविष्य निर्भर करेगा। दैट्स अ ग्रेट थॉट। एक्चुअली अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और समराइज़ करूं तो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत को अपने एजुकेशन को देखने का, अपने फ्यूचर जनरेशन को वो किस तरह से मोल्ड करेंगे, शेप करेंगे, उस चीज़ को समझने का जो सारा नज़रिया है, इट इज़ नाउ गोइंग टू चेंज। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कम्स एज अ चैलेंज एंड इट कम्स एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो जिस वर्ष में हम कोविड पैंडमिक के वजह से हमें लगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है आज इस चीज़ को महत्व नहीं दे पाएगा, वो लोग आईटी को नहीं समझते होंगे, हमारे बच्चे घर पे बैठ के ही पूरा साल विदाउट एजुकेशन रह जाएंगे, उधर आप देख सकते हैं कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक टीचर, हर एक प्रिंसिपल और साथ में सब बच्चे हमारे आईटी के ज़रिए ग्लोबल ऐप्स को यूज़ करके उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल निरंतर उन्होंने इस साल चालू रखा है। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू डेवलप आवर सेल्स, वी ऑल वॉन्ट टू ग्रो एंड वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड समथिंग विच इज़ नोन एज अ आत्मनिर्भर भारत। काफ़ी सारे स्कूल के एडुकेशनिस्ट प्रिंसिपल्स से हमें मिलने का मौका मिला। हमने उनसे भी जानने की कोशिश की कि इस बारे में उनका क्या विचार है कि वो इस पूरी पॉलिसी को, इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं। क्यों ये जो है आज तक एजुकेशन हमारे लिए जो मार्कशीट है वो बच्चों के लिए प्रेशर शीट और माँ बाप के लिए एक प्रेस्टीज शीट बन के रहा। तो हमारा तो प्राचीन जो कल्चर है हार्दिक भाई, हम गुरुकुल से बड़े हुए हैं। रामायण महाभारत में हमने देखा कि किस तरह से राजकुमारों को कोई भेदभाव के बिना गुरुकुल में जो है एक आचार्य पढ़ाते थे और वो हमारा एक एंशिएंट कल्चर था। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी हमारे प्राचीन संस्कृति को और हमारे मॉडर्न विचारों को जोड़ के
एक ऐसी ताकत तैयार करेगा जो शायद दुनिया में सर्वोत्तम होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि भारतीय और सनातन प्राचीन परंपराओं को हमने ये सोच समझकर एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है सरकार ने। जिस तरह से उन्होंने प्राचीन और अभी की जो वैज्ञानिक के टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने जो समन्वय बना के जो ये पॉलिसी बनाया है, बहुत ही अच्छे सोच समझकर किया है इसको। प्राचीन काल गुरुकुलों में आपने और हमने सभी ने देखा है कि राजकुमारों को और जो विद्यार्थी थे जिनको गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था वहाँ पे, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको रोजिंदा जीवन में क्या होना चाहिए कार्य, कि जैसे खुद से सब कुछ कार्य करना, खुद सफाई करना, ये सब उनको सिखाया जाता था। पढ़ाई के साथ साथ उनको जंगल में भी जाना पड़ता था, लकड़ियाँ काट के आना पड़ता था, फिर उनको भोजन भी, कपड़े खुद धोना, सफाई खुद करना, घर की साफ सफाई भी खुद रखना, ये सब भी उनका जीवन में सिखाने का एक पार्ट था। इस तरह से उनको गुरुकुलों में भी ये शिक्षा का प्रदान किया जाता था। तो पहले के जो हम विद्वान जो थे, उन्होंने जो हमारे भारत के अंदर शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़रूरी योगदान दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं जिनका नाम, कि चरक है, सुश्रुत है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, चाणक्य, चक्रपाणिनि, दत्ता, माधव पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकर देवी, गार्गी जैसे अनेक महान विद्वानों ने भारत में जन्म लिया है और उन्होंने वैश्विक स्तर पे बहुत शिक्षा का योगदान भी दिया है। जैसे गणित है, खगोल है, विज्ञान है, चिकित्सा है, भव्य चिकित्सालय है, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा का ज्ञान योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से उन्होंने योगदान बहुत ही दिए है। भारत का इसके अंदर बहुत ही मूल्य रहा है। तो आने वाली पीढ़ी में हम सोचेंगे कि हमारे युवाओं को हम देखा जाए तो इन प्राचीन काल और अभी की टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, बहुत सोच समझकर सुंदर बनाया है ये पॉलिसी। मेरा ये मानना विचार है। वंडरफुल, सो मेनी इंटरेस्टिंग नेम्स, इतने सारे जो हैं खगोल शास्त्री से लेके विज्ञानी, आयुर्वेद से लेके चिकित्सा के क्षेत्र के जाने माने लोग। तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि जब नालंदा महाविश्वविद्यालय जैसे जो विश्वविद्यालय उस समय हमारे साथ हुआ करते थे और वहाँ के इन प्राचीन ज्ञान से लेकर आज के मॉडर्न युग में ये कहा जाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप चारों ओर देखते हैं तो आपको कितने ऐसे आईटी के ब्रेन्स दिखते हैं जो एक्चुअली इंडियंस हैं, जो वहाँ जाके विश्व में नासा का साइंस सेंटर हो या फिर वो आईटी सेक्टर के बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हों। भारतीयों को आज इस विश्व में कम आंकना जो है पूरे दुनिया के लिए गलती होगी। और इसी सोच को लेकर हम जैसे जैसे इस एजुकेशन पॉलिसी में अंदर जाते रहे, वी वर सो मच एक्साइटेड दैट देयर इज़ समथिंग ग्रेट विच इज़ नाउ गोइंग टू हैपन। और इसीलिए जीनियस ब्रेन एकेडमी के साथ मिलकर हम लोगों ने सोचा कि एक छोटे से सफ़र में आप लोगों को ले जाए, जहाँ पर हम कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स, आचार्य श्रियों से भी जानने की कोशिश करें कि वो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या उनका वक्तव्य है। तो फ्रेंड्स, आइए इस कैलिडियोस्कोप से अब हम इस पूरी जर्नी को एक इंटरेस्टिंग रंग से देखें। हार्दिक जी, इसको आप भी देखें और मैं सबसे पहले आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि चलिए हमारे साथ इस जर्नी में और ये जानने की कोशिश करें कि हमारे श्री सत्य साई विद्या मंदिर की उमा रमन जी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। Good morning. We are right now with Uma Di of Sri Satya Sai Vidya Mandir School. So, good morning, Uma Di. Good morning, Sai Ram. Sai Ram. Wish you a very happy Teachers Day. Thank you so Simply much. on behalf of this entire program that we did on behalf of TRSI Ahmedabad chapter, our school was felicitated as one of the most happening schools in terms of events during the COVID time.
At this important juncture of 2020, when everybody thought that events will not be happening and there will be no Teachers' Day, it's also a very happy thing that there is a national education policy which has also come out, citing some very important things, and paving a way for the future. Your thoughts on the policy? I think this is the best time for the teachers. What has come was not in our control. But what can be done is certainly in our control. That is what the SAI team believes in. The National Education Policy of 5 plus 3 plus 3 plus 4 is well known to everybody. My thoughts on it are very, very dear to me. First thing is talking about the regional languages in the 0 to 5 group that the government has taken. It's a wonderful thing. If you see our fathers and grandfathers, including my own father, he was excellent in English, but read in a Tamil medium school. If you see, most of our grandfathers, those who have come up in life today, had a regional background, schooling background. That made their concepts strong. I think we need to focus on concepts rather than language. And once you grow up and you're mature enough, I think we are very capable of learning languages, including English. So it's a wonderful thing. The activity and doing away with exams, I think, is wonderful. Today is a very nice day, Shobhojit sir. I didn't share with them. It's a day of hope and faith. If you go into it, I'll tell you the other side. I'll not name it. Today is a day when people need to have hope. So this hope comes when you don't fear failure. And most dropouts in the schooling is because of failure. Most children who are tensed, we give it a name of depression, I don't like this word, are tensed and sensitive about failing in a subject. When exams are not there, learning will become mature. And then once you're mature enough, you are ready to take exams like we are. So that was one part. One was regional language. Oh, wonderful thing is 9 to 12 choice of subjects. I was forced to read physics when I didn't know the P of physics along with my biology and chemistry. So till today I don't understand anything. I got very good marks. I am a gold medalist. All that is behind me. What is in front of me is what I am today. So I think children have an option. If one of my students is my faculty today, Isha Nair, she was very good in maths and she went on to take humanities. Today she is a singer and I'll not share more things. She's coming up very well as a singer. So she pursued her passion. So this is one example. Today children will have an option to go into fine arts, to go into music, along with biology if they want. And if they have an aptitude for maths, they can take maths and history together. They can explore the world with geography. So I think it is wonderful theoretically. To put it practically, I think the educators have to broaden their vision. They have to be happy educators. They can't be forced educators. We are in an age when we have completed 30 to 32 years in this field. We have a young group of teachers. So I think if you talk about the SAI team, they are very, similarly every school has a very awakened team as teachers. We need that kind of teachers who are open to learning. थैंक यू उमा जी, आपके इन विचारों से जो है हम लोगों को सही में एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन मिला. हम लोगों को जानने को मिला दैट यू नो एज एन एडुकेटर यू हैव सच वंडरफुल थॉट्स एंड यू आर ऑल इन रेडीनेस एंड मोटिवेटेड कि अगर इसको हम साथ में लेकर चल सकें तो ये पॉलिसी सही में जो है बच्चों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण करेगी. इस जर्नी के बाद हम अगले जिस स्कूल में गए वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव स्पेस है बच्चों को अलग तरीके से मोल्ड करने के लिए. हम ज़ेबर स्कूल ऑफ चिल्ड्रन में गए थे जो अहमदाबाद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक इसका काफ़ी नाम है, काफ़ी गरिमा है. इस जर्नी में जाएं इससे पहले मैं हार्दिक जी आपसे फिर से यही पूछना चाहूँगा कि हमने जिस तरह से सुना उमा जी से कि ये पूरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक क्रिएटिव चैलेंज है, वो टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज है कि अब हम अपने बच्चों को अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करें और उनके टैलेंट को हम बाहर लाने की कोशिश करें. तो किस तरह के टैलेंट्स की हम बात कर रहे हैं? आप हमें आपके विचार से ज़रा बताइए कि हम किस तरह बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाएं और उनको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएं. आपने बहुत ही सुंदर सवाल क्वेश्चन किया है कि भारत के जो बच्चों है उसकी टैलेंट के आत्मनिर्भर बनने के लिए. तो
मेरा मानना ये है कि आज हम भारत के बच्चों में जो टैलेंट देखते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चों को देखो, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो इतने अग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है 5 साल के बच्चों के लिए अंदर। उसके अंदर बच्चों का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो शारीरिक वृद्धि और सुनिश्चित करने के लिए उनके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। और वर्तमान समय के विशेष रूप से हम देखा जाएगा तो हमारे जो बच्चों है उसके अंदर प्रणाली में जो उसको जो कुछ ना कुछ करने का जो टैलेंट रहता है, वो बताते हैं, दिखाते हैं कि हमारे में कुछ टैलेंट है, वो सब दिखाई देता है हमें स्थापित करने के लिए। तो जो आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसे कि हम भाषा अक्षर है, संख्या है, गिनती है, पेंटिंग है, इंडोर गेम्स है और आउटडोर खेल है, पहेलियाँ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो चित्रकला के, संगीत से, अन्य गतिविधियों से उनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत टैलेंट है जिसके अंदर, तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के जो ये बच्चे के टैलेंट है वो बाहर कहीं ना कहीं हमें दिखेगी अच्छे तरह से उनको हम प्लेटफॉर्म दे तो हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। एक पूरा जनरेशन निकल गया जब से हमें आज़ादी मिली, 1947 के बाद एक पूरी जनरेशन जो है निकल गई, और आज 2020 में हम लोगों ने एक नए जो है प्रतिज्ञा ली है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे, इसको बदलेंगे। शायद हमारे शिक्षा की प्रणाली, बच्चों को पढ़ाने का पूरा तरीका, उनके टैलेंट को समझने का जो हमारा एक टीचर का आग्रह होता है, साथ साथ में इतिहास के पन्ने भी बदलेंगे। बहुत सारे ऐसे फॉरगॉटन हीरोज़ हैं जिसके बारे में शायद अब हम नए सिरे से पढ़ पाएंगे। एक पूरी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी, एक नया घर बनने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे माहौल में मैं ये भी बताऊंगा कि जब हम टीचर्स डे के इस इवेंट के संदर्भ में हम अलग अलग स्कूल्स में गए तो हमारे साथ कुछ इस तरह के सोशलाइट्स भी जुड़े हुए थे, और उसमें से हमारे साथ एक सलोमी गुप्ते करके, देयर इज़ अ कलीग who is into canine and dog training। हमने जस्ट उनके टीचर को, प्रिंसिपल को पूछा कि हम क्या एक डॉग को भी ले आ सकते हैं आपके स्कूल में, क्योंकि वो भी हमारे इस पूरे एक्टिविटी का पार्ट है। एंड वी वर सो हैप्पी कि मिसेस शर्मिष्ठा सिन्हा जी जो प्रिंसिपल हैं जेबर स्कूल की, उन्होंने आग्रह किया कि मैं आपसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं उस डॉग से मिलूँ, क्योंकि उससे भी सीख सकते हैं हम लोग के क्रिएटिविटी के ज़रिए बच्चों को आज किस तरह अपने जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, किस तरह से उनकी भाषा भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देन शी सेड दैट दिस इज़ अ क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और भी हमें काफ़ी कुछ बताया था शर्मिष्ठा जी ने अपने इस बातचीत के दौरान। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि शर्मिष्ठा जी क्या कहना चाहती हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। Now, at this crucial juncture in year 2020, when the entire education system seemed to be reeling, and all our teachers and educators, they put their hands up and say that we will grow towards Atmanirbhar Bharat, we will build a modern India, we will fight the global war and make our children ready for any kind of warfare. There comes a national education policy. Absolutely. What are your thoughts on it, ma'am? Yes, in fact, that came at a time when obviously, as you very well said, that we were all under this pressure of pandemic, that is COVID-19, And there is one particular word that can be used for this NEP, and that is holistic development of our students, okay? If we are able to understand this literally, and if we are able to implement that in a way that actually the policy wants us to do, obviously we will be seeing a better future for our students. Till now, I think the mode of education was more into rote learning, And I'll just give you an example, like what you learn today, you are definitely going to forget tomorrow. But just now when I met Salome and when she was talking about Dr. Kulfi, at that time she gave me a very nice example when she said that if you ask the child to brush his teeth, he's not going to do that. But if you make him do that in the form of an activity with Kulfi, obviously he's not only going to learn that, but he's going to inculcate that, and maybe that is going to stay with him forever. Absolutely.
That is what, in a very simple manner, is the way in which we can talk about national education policy. You see that we have certain universities coming up, like in our country only, when we talk of Ashoka University, when we talk of liberal arts. What NEP talks of is something akin to what these universities are following. And this way, if we are able to full-fledgedly do justice to what the policy wants us to do as an educational institution, obviously India will be at the global platform. सो राइट फ्रेंड्स, उमा जी को सुनने के बाद और शर्मिष्ठा जी को सुनने के बाद हम लोगों को यही लगता है कि आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, आज की जो यहाँ के नए प्रिंसिपल्स, टीचर्स का जो जनरेशन है, वो पूरी तरह से कटिबद्ध हैं. दे रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस. दे रियली वांट टू टेक दिस चैलेंज कि हम इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, इसको आगे ले जाने में जो है बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को इस तरह से हम लड़ेंगे कि ग्लोबल स्तर पे जो है भारत अपना नाम कमा सके. हार्दिक जी, आप गुजराती हैं. आई बीइंग अ बंगाली, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड गुजरात इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्रेन्योरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री टुडे. और हमें काफ़ी बार ये लगता है कि अगर हमारे यहाँ के गुजराती जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शायद इंग्लिश की नॉलेज उनको अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो वो ग्लोबल वॉरफेयर में और अपने आप को शाइन कर सकते थे. तो बचपन से ही मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो कुछ नया करना चाहते हैं, अलग से करना चाहते हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है, यार इंग्लिश नहीं आता है ना तो मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, मेरी सोच रुक जाती है, मैं नए तरह से सोच नहीं पाता हूँ. और ऐसे सिनेरियो में ये जो हम कह रहे हैं कि मातृभाषा को प्रमोट करने की बात हो रही है इस पॉलिसी में, I think from my point of view that's a very welcome point to prove it. आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा मानना ये है कि हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ महत्व रहता है. महत्व तो बहुत रहता है लैंग्वेज का, तो वो भी मातृभाषा का तो रहता ही है. जहाँ हम रहते हैं वो मातृभाषा में हमें ज़्यादा सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है. कि फैमिली में आप देखो, घर पे देखो, हर स्टेट की हर कुछ लैंग्वेज अलग अलग होती है. इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमें बिज़नेस सिखाने पे, बिज़नेस करने में हमें मददरूप होती है. लेकिन हमें अगर बातचीत करते हैं घर पे भी, स्कूल में भी, तो ज़्यादातर लोग हम मातृभाषा में ज़्यादा ग्रास्पिंग बच्चे करते हैं. मेरा ये कि मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं बच्चे, समझ भी लेते हैं मातृभाषा में, क्योंकि घर पे माँ और पिताजी के साथ वो मातृभाषा में ही बातचीत करते रहते हैं. आमतौर पे मातृभाषा या स्थानीय समुदायों पर बोली जाने वाली भाषा होती है वो हालांकि बहुत बहुभाषी परिवारों में भी मातृभाषा में ही बातचीत करते हैं. तो मेरा ये कहें कि कम से कम हम मातृभाषा पे अगर हम ध्यान देते हैं हर बच्चे को, तो उसके अंदर से वो हर पकड़ उसकी जो रहती है टैलेंट, वो जल्दी से कुछ ना कुछ सीख लेगा. कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर मैं लैंग्वेज मुझे दिक्कत होती है, आज मुझे भी बहुत सारी लैंग्वेज में दिक्कत आती है कि भाई हाँ, हम इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हमारा प्रेजेंटेशन, हम लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं भीतर एक हमको समस्या आती है. लेकिन हमें कोई इतना डरने की या झिझकने की ज़रूरत नहीं होती है. हम जो दिखते हैं, जैसे कि मातृभाषा में हम अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको मातृभाषा में ही प्रेजेंट करना चाहिए. आप देखिए कि हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब यूएसए में भी उन्होंने भाषण किया, तो उन्होंने हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने हिंदी में ही भाषण देना समझा. आज हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि भारत जैसे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी ज़्यादा. आप बंगाली है, मैं गुजराती हूँ, और भी स्टेट में मराठी है, तमिल है, केरल है. तो अलग अलग भाषाएं होती है. हर भाषा का एक प्रभुत्व है, महत्व भी है. लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं तो जैसे चाइना में देखो तो चाइनीज़ भाषा होती है, जर्मन में जाते हो तो जर्मन भाषा होती है, फ्रांस में जाते हैं तो फ्रांस की भाषा होती है. हर कंट्री की भी अलग अलग भाषाएं होती है. लेकिन
हम एक भारतीय होने पर हमें गौरव होना चाहिए कि हमें भी जब हम फॉरेन कंट्री में जाए इंग्लिश तो सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का कन्वर्जेशन समझने के लिए हमें ये होना ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर हमें हिंदी पे हम हमारी राष्ट्रभाषा पे हम कुछ करना चाहे तो हर जगह पे हम हिंदी के ऊपर बोले और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के ऊपर ही हम काम करें तो वही हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि आज ये हमारी भाषा जो है वो किताबों में रह गई है। जैसे कि हम देखें कि संस्कृत, तो संस्कृत जो है आज लोगों को बहुत दिक्कत होती है बोलने में, संस्कृत भाषा बहुत वो लुप्त होती ये भाषा हो दिख रही है हमें। बस हमें इंग्लिश और इंग्लिश, सब लोगों को इंग्लिश का इतना वो रहता है कि हम इंग्लिश सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारी मातृभाषा को लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ना ज़रूरी है? हमें मातृभाषा में ही सीखना ज़रूरी है और हमें हिंदी में ही हम कुछ ना कुछ करें, हिंदी पे ही हम फोकस करें और हमारा इसके अंदर पूरा बच्चों को इसके ऊपर ले जाए। यही मेरा मानना है कि मातृभाषा में ये बच्चों को हिंदी की ओर ले जाना चाहिए। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई। मुझे लगता है संस्कृतियों को और आने वाले हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस को लेकर बहुत ही सही समय पे और बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में ये पूरे पॉलिसी का जो है निर्माण किया गया है। हमें जब लगा कि चलिए हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और ये छोटी सी पॉलिसी होगी और हमें समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए हिंदी में 108 पन्नों का बना हुआ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये दर्शाता है कि कितने डेप्थ में और कितने अलग अलग एंगल्स को जो है दिमाग में रख के इसका निर्माण किया गया है। सही बात है। सो मैं इस जंक्चर पे, इस मौके पे स्वीटी गोसर जी का जो है अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सोच ये रखी कि चलिए हम अलग अलग स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को जब हम मिलने जा रहे हैं तो उनके विचारों को रखकर कुछ इस तरह के वीडियोस का निर्माण करें ताकि इस पूरी बातचीत को, ये हमारे जो थॉट्स हैं फ्रॉम एन एडुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके सामने हम रख सकें। तो हमने फिर स्वीटी जी से भी बातचीत की, हमने उनसे भी पूछा कि आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोथेरापिस्ट हैं, हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट हैं, आप बच्चों के माइंड को पढ़ के अलग अलग तरीके चैलेंजिंग बच्चे जो ऑटिज़म से, डिसलेक्सिया से, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी से जो पीड़ित हैं उनके साथ आप डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, उसके क्या चैलेंजेस होंगे और आपको क्या लगता है कि आगे हमें इसको किस तरह से देखना चाहिए? तो आइए हम सुनते हैं इस पूरे पॉलिसी के बारे में स्वीटी जी क्या कहना चाहती हैं। कैलिडोस्कोप का ये सफ़र अब हमें ले आया है जीनियस ब्रेन एकेडमी में। आपको पता है लास्ट वीक से कैलिडोस्कोप, PRSI अहमदाबाद चैप्टर और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हैप्पी टीचर्स डे 2020 जो है वो मना रहा था। और उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू education policy which has just been issued by the government. So we are very happy to have with us Sweety ji amongst us. She is a wonderful educator, a creative educator who is into various interesting fields. We will get to know about that more. But मैं सबसे पहले स्वीटी जी आपसे पूछना चाहता हूँ इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स के हमने इंटरव्यू लिए and they all said again and again that this is a very creative and challenging policy because इसमें आपको काफ़ी सारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। क्या आप भी एज अ एजुकेटर यही समझते हैं? आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा वो प्रिंसिपल्स का था, यानी स्कूल्स था। अब एज अ एजुकेटर एंड रादर मैं बोलूँगी मैं एज अ पेरेंट देखूँ तो पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिकॉज जब बच्चे पढ़ते हैं तब एक ही मोटो होता है मार्क्स, सो पूरा ध्यान होता है कि मार्कशीट, और ये मार्कशीट से ज़्यादा जैसे मोदी जी ने उस दिन स्पीच में बोला कि इट्स नॉट जस्ट अ मार्कशीट, बच्चों के लिए ये प्रेशर शीट है। और प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि बच्चे और कोई चीज़ देख ही नहीं सकता, उसके पास ना टाइम रहता है ना एनर्जी। और पेरेंट के लिए ये हो गई थी एक प्रेस्टीज शीट कि मेरा बेटा 90% लाता है या IT टॉप किया है। बट फाइनली ये होता था कि जो पोटेंशियल है बच्चे के अंदर कि वो उसको हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या
हिडन टैलेंट है, स्किल है, जिसको बाहर लाने का या देखने का टाइम ही नहीं मिला। Right, you're absolutely right. Three Idiots movie आने के बाद I think we all as parents started thinking के I want to live all over again. काश हमारा बचपन वापस आ गया होता, काश हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने का मौका मिला होता. But right now we are in this COVID-19 and a pandemic situation, and here comes this policy which a lot of educators like you are saying that this is the right time. Why do you feel so? Do you feel this is a step towards Atmanirbhar Bharat or trying to explore more potential of our kids? Yes, definitely, because आत्मनिर्भर होने के लिए तो पोटेंशियल लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बच्चे का पोटेंशियल ही बाहर नहीं आया तो हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? अगर एक बच्चे में एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी है, कोई ऐसा है कि जिसको अच्छा आर्ट आता है, या कोई ऐसा है कि जिसका टैलेंट म्यूजिक में है. व्हाट आई सी इज सुबोधित जी, मुझे ये दिख रहा है कि शायद 5 साल के बाद, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होगी, बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद यानी कि विद इन 10 years हम बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स इंडिया में आते हुए देख पाए, या तो हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को एज अ म्यूजिक परफॉर्मर और एज अ आर्ट परफॉर्मर चमकते हुए एज अ स्टार्स वी कैन सी के हाँ उभर रहे हमारे बच्चे. That's so nice. मुझे आपकी आंखों की चमक और हमारे प्रीवियस डिस्कशन से कहीं ये भी लगा कि right after this national education policy came, we did have a discussion and you said that it matched the vision of Genius Brains Academy. So do you feel that आपका जो एक विजन है ये पॉलिसी उसी डायरेक्शन में एजुकेशन को लेके जा रहा है? You really truly said, because Genius Brain की नींव रखी गई थी इसी विजन के साथ कि there is a genius hidden in every child, और उसी जीनियस को बाहर निकालने के लिए, उसी पोटेंशियल को निखारने के लिए I always try in Genius Brain since last 10 years. बट मुझे ये खुशी है कि अब ये सपोर्ट हमें नेशनल लेवल से, इनसे कि हमारी जब गवर्नमेंट ही पॉलिसी चेंज कर रही है तो हम बहुत सारे जीनियस को देखने वाले हैं, और आई एम रियली हैप्पी. और उस दिन और एक बात मोदी जी ने जो कही थी वो इट वाज ट्रूली सेड कि अब तक हम लोग वी वर रीडिंग टू लर्न, Read to learn. read Yes. to learn, we read, but actually we have to learn to read. Okay. हमें कैसे पढ़ना है वो सीखना है. उन्होंने एक नंबर भी अच्छे से दिया कि वो चाहते हैं कि 1 मिनट में बच्चे मिनिमम इतने वर्ड्स पढ़ पाने चाहिए. तो बहुत ही बड़ा और पर्टिकुलर विजन के साथ इस पॉलिसी को लाया गया है. दिस इज रियली अमेजिंग, और एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर मैं तो बहुत खुश हूँ. Wow. What will be the status of the mental stress for the teachers and the mental stress levels of the kids and parents now? अगर इन दोनों को हम समीक्षा करें, what do you think are the challenges and opportunities? ऑफ कोर्स चैलेंजेस है, बिकॉज जब इतना बड़ा चेंज आता है तो कभी भी चेंज इजी नहीं होता है. उसमें हम जिस कंफर्ट जोन में, हम जिस सिस्टम में अब तक चल रहे थे उसमें से बाहर निकलना इट्स रियली चैलेंजिंग, एंड स्पेशली फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, बिकॉज स्कूल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आई थिंक ज़ीरो टू स्टार्ट करना पड़ेगा. उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि उनको नए सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करना है, तो उनको इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल करने पड़ेंगे. बट एज अ पॉइंट ऑफ पेरेंट और चाइल्ड ये बहुत ही अच्छा चेंज है. शायद पेरेंट के लिए फिर भी चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज पेरेंट का माइंडसेट उनको आज ही से चेंज करना पड़ेगा. जो उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मैं नंबर्स या मार्क्स के पीछे जो भाग रहे थे, तो उनको भी ये एक्सेप्ट करना है कि अब कम नंबर जाए तो ठीक है, मेरा बेटा ड्राइंग में बेस्ट है या तो सिंगिंग में बेस्ट है. सो पेरेंट के लिए कम चैलेंज है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, पर आई थिंक स्टूडेंट्स विल बी मोस्ट हैप्पी दैट देयर पोटेंशियल विल नाउ कम आउट. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है स्वीटी जी, जो गुजरात में स्पेशली हुआ है, because when you look at places like West Bengal or a place like Kerala where the literacy rates are high and people are more confident and comfortable to
talk in the languages like English and Hindi, there comes this policy decision that मातृभाषा को promote करना class 5th तक is a very important thing, and lot of educators are congratulating it, क्योंकि शायद do you think young बच्चों में एक वो language का pressure express करने का pressure भी होता है, and it's a good move. What do you say? आपने बहुत सही एक चीज़ पकड़ी कि गुजरात में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। एज अ गुजराती ये चीज़ मैंने भी बहुत फील की है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट होता है या फ्लुएंसी नहीं होती, तो सीधा ऐसा बोला जाता है गुज्जू आप, अरे बट व्हाट व्हाई देयर शुड बी अ बैरियर ऑफ लैंग्वेजेस। Absolutely. जब स्टूडेंट बोलता है, अगर टीचर समझ पाए, स्टूडेंट एक्सप्रेस करता है और टीचर समझ पाए, तो देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं, तो ब्रेन है ना अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज़ को बहुत इजीली समझ लेता है, बिकॉज ये ब्रेन का कंडीशनिंग है, क्योंकि मदर टंग उसने वूम्ब से सुनी है, सो इट इज सो इजियर टू अंडरस्टैंड इन मदर टंग। तो फर्स्ट अर्ली ईयर्स जहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग का चांसेस होता है, मैक्सिमम वो बच्चे ग्रैब करते हैं, और उसी टाइम पे अगर मदर टंग में सीखा जाए कोई भी चीज़ हो तो वो उनके लिए इजी है, क्योंकि उनको लैंग्वेज को समझने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं वो नहीं डालने पड़ेंगे। Wow. This is such a wonderful point and scientifically told to us by Sweety जी, क्योंकि इस वक्त कोविड पैंडेमिक के टाइम में बच्चे अपने दादा दादी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ पिछले 6-7 महीनों से पढ़ रहे हैं, और घर के अंदर मातृभाषा यूज होती है, दिल से बात की जाती है। और इस समय अगर आप स्कूल्स में भी इस चीज़ को प्रमोट करें कि यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू शुड come up with new creative ideas, and language is not a barrier, I think it's a wonderful thing. Wow, that's some great thoughts. So thank you so much friends. हमने आज जो है, मैं उमा दी को थैंक्स करना चाहता हूँ, शर्मिष्ठा जी को थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच स्वीटी जी कि आपने इतने वंडरफुल वे में इस पूरे पॉलिसी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे सामने रखा। एंड थैंक यू सो मच हार्दिक भाई। आई थिंक द जर्नी विल कंटिन्यू। ये शायद हम और भी एडुकेटर से मिल चुके हैं, तो जल्द आप हमारी एक और वीडियो देख पाएंगे जिसके ज़रिए हम शायद थोड़ा सा एक फ्रॉम अ आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम एक्चुअली अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देखना चाहेंगे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर हमें आगे ग्रो करना है तो उसमें एक बिजनेस कम्युनिटी का या फॉर अ ग्रोइंग कम्युनिटी लाइक आईटी कम्युनिटी, उनका क्या रोल रहेगा इसको सपोर्ट करने में। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करिएगा। हमारे डायरेक्टर हैं हार्दिक जी, वो एक मैसेज आपको देंगे कैसे आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो हार्दिक जी प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके प्रतिभाव हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। हमें कुछ नया करने के लिए आपसे जो भी हमारा आपका विचार होगा वो हम करेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।